हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार की इकोनॉमी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न का मैं मॉडल आंसर डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक है वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा की सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 के अंतर्गत सेक्शन 2 जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी से संबंधित है उस सेक्शन से संबंधित आज का हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन होगा। इसके अंतर्गत बेसिकली बिहार की इकोनॉमी से संबंधित ये टॉपिक है। ठीक है, अगर आप बीपीएससी की प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो लगभग 1 से 2 प्रश्न बिहार की इकोनॉमी से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। तो हमने आज के मॉडल आंसर डिस्कशन का जो टॉपिक लिया है वह बिहार की इकोनॉमी सर्वे से संबंधित यह टॉपिक है और हमने पूरे निचोड़ विगत 2 दशक से बिहार की विकास दर किस प्रकार की रही है इसका पूरा समरी वे में इस प्रश्न को शामिल किया गया है ताकि बिहार के 2 दशक का आर्थिक विकास को इसमें हम लोग समाहित कर सकें। तो ये जो मॉडल आंसर है वह 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के साथ साथ उसके आगामी मुख्य परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि बिहार पिछले कई वर्षों से लगातार भारत में काफी सबसे अधिक आर्थिक विकास दर को प्राप्त करने वाला राज्य लगातार विगत 2 दशक से बना हुआ है। तो यह प्रश्न बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 1-2 सालों तक यह प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये टॉपिक को आप लोग काफी अच्छे तरीके से कर लें और मुझे उम्मीद है कि 67वीं मुख्य परीक्षा के दौरान ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और आपकी तैयारी में लाभदायी साबित होगा। आइए मॉडल आंसर डिस्कशन का प्रश्न हम लोग सबसे पहले देखते हैं। विगत 2 दशक से दहाई अंक में विकास दर को प्राप्त करने के बावजूद बिहार आज विकसित राज्य की श्रेणी में अपना स्थान नहीं बना पाया है। इसके कारणों को बतलाते हुए बिहार में विकास की संभावनाओं को लिखें। यानी कि आपको बताना है कि किस प्रकार से बिहार लगातार 2 दशक से यानी कि पिछले लगभग 15 से 20 वर्षों के दौरान बिहार ने दहाई अंक में अपने ग्रोथ रेट को प्राप्त किया है। इसके बावजूद आज बिहार पिछड़े राज्य की श्रेणी में क्यों बना हुआ है, विकसित राज्य की श्रेणी में अपना स्थान क्यों नहीं बना पाया। तो इसके कारणों को बतलाना है और इसके साथ साथ आपको बताना है कि बिहार में विकास की कौन कौन से संभावनाएं विद्यमान है, आखिर बिहार का डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है। यानी कि संक्षिप्त रूप में आपको लास्ट में बताना होगा कि आप बिहार में डेवलपमेंट मॉडल को किस प्रकार से देखते हैं और बिहार में विकास की कौन कौन सी संभावनाएं हैं, किन किन क्षेत्रों में बिहार में विकास किया जा सकता है, उन क्षेत्रों को आपको वहां पर रखना होगा, डिस्कस करना होगा। तो ये हमारा मॉडल आंसर का प्रश्न है। सबसे पहले हमें बताना होगा कि आखिर बिहार क्यों पिछड़ा राज्य बना हुआ है जबकि इसकी इकोनॉमी लगातार कई वर्षों से लगातार 15-20 वर्षों से भारत में सबसे तेजी गति से विकास करने वाला राज्य बना हुआ है। तो इसके कारण और संभावना दोनों बतलाना है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर लूं कि यहाँ पर जो भी डेटा मैं डिस्कस करूंगा ग्रोथ रेट से संबंधित वह बिहार की इकोनॉमी सर्वे से लिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस डेटा का प्रयोग आप लोग न सिर्फ इस प्रश्न में बल्कि बिहार की इकोनॉमी ग्रोथ रेट से संबंधित कोई अदर भी प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर भी इस डेटा का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। आइए डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आर्थिक समृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार होता है। विगत 2 दशक से बिहार की आर्थिक समृद्धि दर देश में सर्वाधिक रही है। यद्यपि बिहार अभी भी विकासशील देश की श्रेणी में ही शामिल है। यानी कि डायरेक्ट प्रश्न से जुड़ गया कि बिहार अभी भी विकसित देश की श्रेणी में शामिल नहीं हो पाया है, यानी कि विकासशील देश की श्रेणी में शामिल है। बिहार सरकार के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पर्यटन उद्योग आदि के माध्यम से बिहार की रूपरेखा निर्धारित की जा रही है। तो ये संक्षिप्त रूप में हमने यहाँ पर बिहार की इकोनॉमी को डिस्कस किया। अब चूंकि पहला प्रश्न था कि विगत 2 दशक से बिहार, देखिए प्रश्न क्या था, विगत 2 दशक से बिहार जो है वह दहाई अंक में विकास दर को प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पे चार्ट के माध्यम से हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से बिहार जो है वह विगत 2 दशक से दहाई अंक में अपने ग्रोथ रेट को प्राप्त किया है। तो देखिए चार्ट को हमने यहाँ पर ये ग्रोथ रेट को दर्शा रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पर ईस्वी को दर्शा रहा है। जैसे ये 2000 का दशक है, ये बेसिकली 2004-5 से लेकर 11-12 तक का ये दशक यहाँ पर रखा गया है। ये 2010 का दशक है। 2019-20 में ग्रोथ रेट कितना रहा है यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। 19-20 के बाद आप 20-21 को यहाँ पर जोड़ सकते हैं या 21-22 को यहाँ पर आप जोड़िए, ये 22-23
हो गया। तो ये लगातार यहाँ पर हमने 2 दशक को दिखाया और उसके बाद एक एक ईस्वी को हमने दर्शा दिया। चूंकि दशक अगर हम दर्शाते तो 2020 तक जाता, तो और अभी का जो ईस्वी है 2022-23 वित्तीय वर्ष चल रहा है। तो यहाँ पर हमने 5 ईस्वी को 5 सन को आधार लिया है। तो 2000 के दशक में बिहार का विकास दर जो था वह 2000 के दशक में इसने 11.7% ग्रोथ रेट को प्राप्त किया है। 2010 के दशक में 13.3% ग्रोथ रेट को प्राप्त किया है। तो देखिए 2.5 अंक में हो गया ना। तो यही प्रश्न पूछा गया है। 2019-20 में बिहार का ग्रोथ रेट 10.5% रहा है। कोविड काल में अगर आप देखेंगे कि देखिए कि थोड़ा सा कोविड काल में गिरावट जरूर आई है। 2021-22 में अगर आप बिहार की ग्रोथ रेट देखेंगे तो 9.8% रहा है बिहार का ग्रोथ रेट, और 22-23 में बिहार की ग्रोथ रेट 9.7% रही है। तो आप यहाँ पर दर्शाइए 2000 का दशक 11.7%, 2010 का दशक 13.3%, 19-20 में 10.5%, 21-22 में 9.8% और 22-23 में 9.7%। ये भी लगभग 10% के आसपास ये ग्रोथ रेट बनी हुई है, यानी कि लगातार 2.5 अंक में ग्रोथ रेट बनी हुई है 2000 के दशक 2004-05 से लेकर 2022-23 तक। तो ये हमने चार्ट के माध्यम से बिहार की विकास दर को बतलाया है। इसमें बिहार की विकास दर में कोविड पूर्व और कोविड पश्चात दोनों को शामिल किया गया। कोविड पूर्व की स्थिति आप इससे पहले की स्थिति को लीजिए, कोविड पश्चात की स्थिति इसके बाद की स्थिति को लीजिए, तो एकदम थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। 10.5% से घटकर 9.8 और 9.7 पे आया है। इस समय आप देखेंगे कि कोविड काल के दौरान कई सारे देश, आप विश्व का देखिएगा तो वैश्विक स्तर पर लगभग -3% की गिरावट आई है ग्रोथ रेट में। चाइना अमेरिका जैसी इकोनॉमी में भी निगेटिव में चला गया है वहां की इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी में लगभग -7 से 7.5% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन उस दौरान बिहार की ग्रोथ रेट जो थी वह +2.5% बिहार ने ग्रोथ रेट को प्राप्त किया है। यानी कि कोविड काल में भी जहां वैश्विक स्तर पर या फिर भारत की अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ग्रोथ रेट में गिरावट देखने को मिली थी, नकारात्मक वृद्धि दर देखने को मिली। वैसी स्थिति में भी बिहार की जो ग्रोथ रेट रही है वह सकारात्मक 2.5 पॉजिटिव 2.5 रही है, जो कि बिहार की मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बिहार की इकोनॉमी कृषि आधारित इकोनॉमी है, तो इसका प्रभाव बहुत कम कोविड काल का देखने को मिला है। तो यह भी एक रीजन है, लेकिन इसके बावजूद देखेंगे कि बिहार की इकोनॉमी भारत में सबसे तेज गति से विकास करने वाला इकोनॉमी बना हुआ है। तो यह चार्ट के माध्यम से हमने इसे डेटा को देखा। ग्राफ से यह स्पष्ट है कि बिहार ने विगत कुछ वर्षों में आर्थिक विकास दर के संदर्भ में आशातीत प्रगति की है। एक तरफ बिहार ने जहां वित्तीय वर्ष 4-5 से लेकर 11-12 तक 11.7% की औसत विकास दर को प्राप्त किया, यानी कि 2.5 अंक में विकास दर को प्राप्त किया, वहीं दूसरी तरफ वित्तीय वर्ष 11-12 से लेकर 18-19 तक औसत 13.3% की दर से बिहार ने अपने ग्रोथ रेट को प्राप्त किया है। कोविड काल में इसमें विकास दर में गिरावट अवश्य देखी गई, लेकिन कोविड पश्चात पुनः देश में सर्वाधिक विकास दर प्राप्त करने वाला राज्य बन गया। इसने वित्तीय वर्ष 21-22 में 9.8%, अच्छा ऊपर हमने ये नहीं दर्शाया है 9.8, आप उसमें दर्शा लीजिएगा, अभी हमने ऊपर बताया भी था आपको। वित्तीय वर्ष 21-22 में 9.8% तथा 22-23 में 9.7% आर्थिक विकास दर को भारत ने प्राप्त किया है। तो जो हमने चार्ट में दर्शाया उसे हमने यहाँ पर शब्दों में उकेर दिया, और इसमें हमने 2 दशक का जो ग्रोथ रेट रहा है उसे हमने दर्शाया। इस भाषा में चार्ट के साथ साथ इसीलिए लिखा क्योंकि प्रश्न में भी डायरेक्ट रूप में यही पूछा गया है, तो उसे आपको वहां पर लिखना होगा। तो हमने विगत 1 दशक का 2 दशक का हमने ग्रोथ रेट के बारे में, बिहार की आर्थिक स्थिति और बिहार की ग्रोथ रेट के बारे में इसे हमने यहां पर लिखने का प्रयास किया है। अब प्रश्न पूछ रहा था कि आखिर क्यों बिहार आज विकसित राज्य की श्रेणी में नहीं शामिल हो पाया है। तो देखिए आखिर कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बिहार आज विकसित राज्य की श्रेणी में नहीं बन पाया है, बिहार आज भी विकासशील राज्य की श्रेणी में कायम है। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें देखने को मिलेगा वह निम्न साक्षरता दर। इसे आप सबसे ऊपर लिखें, क्योंकि शिक्षा की जो कमी है, यहाँ पर तकनीकी शिक्षा नहीं मिल पाती है, लोगों को रोजगार परक शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। इसके कारण यह हो रहा है कि यहाँ के युवाओं में स्वरोजगार की भावना उत्पन्न नहीं हो पा रही है। युवा सिर्फ नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि युवाओं का जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, लोगों को व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो सरकारी नौकरी अगर प्राप्त नहीं हो पाए तो स्वरोजगार के जरिए वह अपने देश के आर्थिक विकास में योगदान कर सकें। तो निम्न साक्षरता दर है, निम्न साक्षरता दर लगातार बिहार की बनी हुई है और 61.8% बिहार की विकास शिक्षा में साक्षरता दर
पर है, जबकि केरला जैसे कई राज्य जो हैं उन्होंने लगभग 100% साक्षरता दर को प्राप्त कर लिया है। तो बहुत बड़ा कारण है निम्न साक्षरता दर बिहार के विकसित राज्य ना बन पाने का। दूसरे नंबर पे गरीबी की उच्च दर। अब देखेंगे कि जल्दी में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, इसमें नीति आयोग के द्वारा जो इंडेक्स जारी किया गया है इसमें कहा गया है कि बिहार की 51.91% जो आबादी है वह बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रही है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बिहार में लगभग 51, बिहार की जो कुल आबादी है उसका आधे से अधिक आबादी 51.9% की आबादी बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। तो जहां पर आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करेगी, उस राज्य की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की होगी आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये गरीबी की उच्च दर। आधारभूत संरचनाओं का अभाव। हालांकि 2004-05 के बाद आप देखेंगे कि आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सरकार कई सारे कार्य कर रही है। अब 7 निश्चय के माध्यम से देखिए, हर घर नल का जल हो गया, या फिर गांव में सड़क का पक्कीकरण की बात हो गई, गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने की बात हो गई। सरकार इस पर काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्युत वगैरह की आपूर्ति पहले की तुलना में अच्छी हो पाई है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम बिहार में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। मुख्य जो पथ होते हैं उससे ग्रामीण सड़कें जो हैं वह कहीं कहीं अभी भी पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाई है। कई ऐसे भी गांव हैं जो अभी भी आधारभूत संरचनाओं के विकास वहां पर पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। बिजली पहुंच पाई है, लेकिन वहां पर बिजली उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है जितनी होनी चाहिए थी। तो ये सारी आधारभूत संरचनाओं का अभाव अभी भी बना हुआ है। आप हेल्थ सेक्टर को लेकर देख सकते हैं, कोविड काल में किस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो यहाँ पे कमियां हैं वह देखने को मिली है। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोविड काल को छोड़कर अभी भी वर्तमान स्थिति भी आप देखेंगे, पीएमसीएच जैसी जो यहाँ पर संस्थान है वहां पर भी जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो काफी ज्यादा नगण्य मात्रा में देखने को मिलता है, और वहां पर भी स्वास्थ्य की स्थिति काफी खराब है। तो ये आधारभूत संरचनाओं के अभाव को दर्शा रहा है। समुद्र से दूरी, आप इसको यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, भौगोलिक अवस्थिति। आप इसे यहां पर पॉइंट को बनाइए, ठीक है। भौगोलिक अवस्थिति कैसे? भौगोलिक अवस्थिति विकसित राज्य न बन पाने का कारण है। भौगोलिक अवस्थिति के कारण बाढ़ एवं सूखा की स्थिति यहां पर बनी हुई है, बाढ़ प्लस सूखा। आप देखेंगे कि बिहार का जहां उत्तरी जो जिले हैं या उत्तरी बिहार का क्षेत्र है वो बाढ़ से प्रभावित होता है, वहीं दूसरी तरफ जो है वो दक्षिणी बिहार का जो हिस्सा होता है वो सूखे से प्रभावित होता है। तो बाढ़ व सूखे भी जो है इसके कारण बिहार को प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण लगभग 1600 करोड़ रुपए राजस्व की हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप देखिएगा कि किसी भी एक विकासशील राज्य के लिए प्रतिवर्ष लगभग 1500 करोड़ रुपए नुकसान का सामना करना, कैसे बिहार विकसित राज्य बन पाएगा? तो इसका अस्थायी सॉल्यूशन ढूंढना होगा। तो बिहार की भौगोलिक अवस्थिति में पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण है बाढ़ प्लस सूखा। दूसरा बहुत बड़ा कारण आप समुद्र से दूरी कह सकते हैं। समुद्र से दूरी कैसे पिछड़ेपन का कारण है? क्योंकि समुद्र से दूरी के कारण क्या होता है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में निवेश नहीं आ पा रहा है, और अगर पर्याप्त मात्रा में निवेश नहीं आएगा तो यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएंगे पर्याप्त मात्रा में, और लोगों को रोजगार के लिए अपने राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से समुद्र से दूरी, चूंकि अगर समुद्र से दूरी बनी हुई है तो यहाँ पर जो उद्योग धंधे स्थापित होंगे वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होगी, ट्रांसपोर्टेशन की उच्च लागत लगेगी। इसके कारण निवेशक जो है यहाँ पर निवेश करने से कतराते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है बिहार के पिछड़ेपन का। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी कहीं ना कहीं बिहार के विकसित राज्य न बन पाने का कारण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि विकास के बजाय जाति आधारित राजनीति पर बल दिया जाता है। आप जातिगत जनगणना को भी इससे जोड़कर लिख सकते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना सिर्फ जाति आधारित राजनीति का विकास का कारण नहीं है, उसके कई सकारात्मक पहलू भी हैं। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति आप देखेंगे कि यहाँ पर विकास के बजाय सम्मान की राजनीति पर बल दिया जाता है। जहां 1990 ईस्वी के दशक के पश्चात मैं जो यहाँ पर पॉइंट बता रहा हूं आप लोग उसे सुनकर उसे लिखते जाएं, काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप देखेंगे कि 1990 ईस्वी के पश्चात जब भारत ने एलपीजी को अपनाया था, तो एलपीजी के अपनाने के बाद कई सारे ऐसे स्टेट थे जिन्होंने अपने इकोनॉमी में ग्रोथ रेट पर बल दिया, लेकिन बिहार जैसे बिहार जो राज्य था उसने अपने सामाजिक या सोशल जस्टिस पर फोकस किया है, जबकि बिहार को चाहिए था कि सोशल जस्टिस के साथ साथ इकोनॉमी डेवलपमेंट पर भी फोकस करे। तो बिहार के पिछड़ेपन का यह भी बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ के
राजनेताओं ने कभी भी बिहार को विकास का मुद्दा बनाया ही नहीं है। यहाँ पर उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, यहाँ पर उन्होंने जाति आधारित राजनीति करने की लड़ाई लड़ी है, यहाँ पर उन्होंने अपराधियों को राजनीति में संरक्षण प्रदान किया है। यही कारण है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण आज बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल नहीं हो पाया है। सामाजिक समस्याएं, आप देखेंगे कि यहाँ पर समाज में पितृसत्तात्मक जो सोच है काफी ज्यादा हावी है। इसे आप सामंती सोच भी कह सकते हैं, काफी ज्यादा हावी है। कई गांव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर आप जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सिर्फ घरेलू कार्य करने की ही अनुमति होती है। हालांकि अब ये मानसिकता धीरे धीरे बदल रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी महिलाएं घर से बाहर निकलकर वे काम कर रही है। आप ये जीविका वगैरह देखेंगे तो इसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, पंचायती राज्यों में आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है, 7 निश्चय के माध्यम से उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया गया है। इसके अलावा रोजगार में आरक्षण वगैरह के माध्यम से भी वे स्वावलंबन, वे आत्मनिर्भर हुए हैं। तो अब इसमें बदलाव आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि सामाजिक समस्या, पितृसत्तात्मक सोच काफी ज्यादा हावी है। इसके अलावा कृषि पर निर्भरता बहुत बड़ा कारण है पिछड़ेपन का। यहाँ लोग चाहते हैं कि सिर्फ कृषि के आधार पर हमारे जीवन यापन व्यतीत हो। वे घर से बाहर निकलकर कार्य नहीं करना चाहते हैं। वे अपने जो व्यवसाय, उनका जो परंपरागत पेशा होता है उसी के आधार पर वे अपने जीविका निर्वाह करना चाहते हैं। तो ये हो गया इनकी सामाजिक समस्या, पिछड़ेपन का कारण है। प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, ये तो चूंकि अगर गरीबी, अशिक्षा वगैरह समस्याएं विद्यमान रहेगी तो वहां पर प्रति व्यक्ति आय तो निम्न होंगे ही। जहां पर उद्योग धंधे पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे वहां पर प्रति व्यक्ति आय निम्न होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह भी आप कारण के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय की जो स्थिति है 50,555 रुपये प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष है। भारत का लगभग 35% है। आप इसे कंफर्म हो लीजिएगा, 1/3 आप लिख सकते हैं, या लगभग 35% बनी हुई है। तो यह है विकसित राज्य न बन पाने का कारण। अब आते हैं प्रश्न का जो अगला सेक्शन है उसकी तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं कि बिहार में विकास की कौन कौन सी संभावनाएं विद्यमान है। विकसित राज्य की श्रेणी में अपना स्थान निर्धारित करने हेतु बिहार को उपयुक्त कारकों को दूर करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उपयुक्त कारक के माध्यम से हमें यह स्पष्ट जानकारी तो मिल गई कि बिहार आज पिछड़े राज्य की श्रेणी में क्यों शामिल है। तो अगर हमें उसकी जानकारी मिल गई तो हमें उस पर ध्यान देना होगा कि उन समस्याओं से कैसे निजात पाया जा सकता है। हाल के दिनों में सरकार के द्वारा इथेनॉल नीति, स्टार्टअप नीति आदि के माध्यम से औद्योगिक स्थिति को सुदृढ़ करने पर जोर दिया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों तथा खनिजों की उपलब्धता से भरपूर बिहार राज्य में विकास की असीम संभावनाएं विद्यमान हैं, जो इस प्रकार है। प्रश्न का जो लास्ट सेक्शन था कि बिहार में विकास की कौन कौन सी संभावनाएं विद्यमान हैं, उस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बिहार में विकास की संभावनाएं कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट, बिहार में आधारभूत संरचनाओं के विकास के माध्यम से विभिन्न पर्यटक स्थलों को जोड़कर सर्किट का विकास कर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। हालांकि बिहार में देखेंगे कि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट से जुड़े हुए, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे सर्किट का डेवलपमेंट किया जा सकता है। मौर्य काल के दौरान बिहार में जिन क्षेत्रों का विकास हुआ या मौर्य कला के अवशेष बिहार के जिन क्षेत्रों में देखने को मिला, उन सबको जोड़कर एक मौर्य सर्किट का भी निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा देखेंगे कि कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर छोटे छोटे ऐसे पर्यटक स्थल डेवलप किया जा सकता है। तो उन एक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत उन सभी जो क्षेत्र हैं जो पर्यटक स्थल के रूप में जिससे डेवलप किया जा सकता है, जो भी हमारे वीडियो को जो सुन रहे होंगे अभ्यर्थी, उनके भी डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध होंगे कई सारे ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र होंगे। उन सभी क्षेत्रों को जोड़कर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी एक सर्किट का डेवलपमेंट किया जा सकता है। इससे जिला आधारित पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और उस जिले के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाएगा। चूंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, अतः यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास बेहतर तरीके से किया जा सकता है। देखिए, इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि बिहार की जो टॉप 3, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टॉप 3 जो आकर्षक निवेशक हैं उनमें इथेनॉल नीति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग महत्वपूर्ण है। यानी कि सबसे ज़्यादा इथेनॉल को लेकर, सबसे ज़्यादा इथेनॉल आधारित इंडस्ट्री लगाने को लेकर निवेश किए गए, और दूसरा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लेकर सबसे ज़्यादा निवेश आए हैं। तो ये टॉप 3 जो हैं वे निवेशकों के लिए टॉप 3 ये सेक्टर बन चुके हैं। तो चूंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, अतः यहाँ पर खाद्य आधारित
उद्योग का विकास बेहतर तरीके से किया जा सकता है। प्रत्येक अनुमंडल या जिला स्तर पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर इस दिशा में कार्य किया जा सकता है। सरकार को चाहिए कि प्रत्येक अनुमंडल में या प्रत्येक जिला के बजाय प्रत्येक ब्लॉक में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का डेवलपमेंट करे। इसमें कुछ वर्षों का समय लग सकता है, लेकिन इसके बावजूद किया जाना चाहिए ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं उन्हें अपने जो फसल है उसके लिए वो अपने डायरेक्ट जो वहां पे ब्लॉक में स्थित जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगी वहां पर आएंगे और अपने फसल का सही तरीके से वो कर पाएंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जा सकता है। पश्चिम चंपारण का चनपटिया मॉडल। अब देखिए कोविड काल में बिहार में काफ़ी ज़्यादा यह न्यूज़ में रहा है चनपटिया मॉडल। प्रधानमंत्री ने इसे मन की बात में भी इसका यूज़ किया है। पश्चिम चंपारण का चनपटिया मॉडल कोविड काल में कारगर साबित हुई है। इसे व्यापक पैमाने पर विकास की इसमें संभावनाएं विद्यमान हैं। उत्तर बिहार के अधिकांश जलमग्न क्षेत्रों में मत्स्य पालन की व्यापक संभावनाएं विद्यमान है। उत्तर बिहार में अगर आप जाएंगे तो मधुबनी और दरभंगा जैसे जिले हैं, वहां पर मत्स्य पालन काफ़ी व्यापक स्तर पर की जाती है। संभवतः दरभंगा बिहार में मत्स्य पालन में पहले स्थान पर है, मधुबनी पहले स्थान पर है और दरभंगा दूसरे स्थान पर कायम है। आप डेटा को देख लीजिएगा, लेकिन मधुबनी दरभंगा जैसे जिले जहां पर व्यापक स्तर पर मत्स्य पालन की संभावनाएं विद्यमान है, वहां पर सरकार को चाहिए कि बड़े स्तर पर मत्स्य पालन करे ताकि जो इसका जो इकोनॉमिक में हम इसके जो कंट्रीब्यूशन है उसका हम यूज कर सके और अपने बिहार राज्य के डेवलपमेंट पे काम कर सकें। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर को सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों को एमएसएमई सेक्टर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को गांधीवादी आर्थिक अवधारणा के आधार पर विकसित कर बिहार की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इससे गरीबी व बेरोजगारी दूर करने में भी मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से बिहार में विकास की कई सारी संभावनाएं हैं। इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जामिनेशन में आपके आंसर लिखने में शब्द सीमा और समय सीमा दोनों को ध्यान रखना होगा। शब्द सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन एक जब आप निर्धारित समय सीमा के अनुसार लिखेंगे तो आपके 4 पेज पर्याप्त होते हैं। तो इसे हमने आंसर को यहीं पर विराम हमें देना है, चूंकि पेज भी आपको लगभग पूरे हो रहे हैं। तो इसीलिए इसमें और पॉइंट भी आप चाहें तो एडिशनल लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही पॉइंट जोड़ा ताकि आप निर्धारित समय में वहां पर आंसर को लिख सके। अब हम लोग कंक्लूजन को देखते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण बिहार में विकास की असीम संभावनाएं विद्यमान हैं। यद्यपि सरकार के द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, फिर भी इसमें और तीव्रता से कार्य करने की आवश्यकता है। जन भागीदारी के माध्यम से सरकार कृषि रोड मैप, 7 निश्चय आदि नीतियों के जरिए बिहार की अर्थव्यवस्था को समावेशी बनाने की दिशा में प्रयासरत है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का मॉडल आंसर समाप्त हुआ। आगे आने वाले वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि बिहार के अंतर्गत जो 7 निश्चय से संबंधित वीडियो या फिर और जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे पॉलिटी वगैरह का, उसे मैं यहाँ पर अपलोड कर दूं ताकि आपकी तैयारी में अंतिम समय में कारगर साबित हो सके। एक और महत्वपूर्ण सूचना है, अंतिम समय में आप सभी को क्विक रिवीजन के लिए एकेडमिक्स फॉर सीएसई के द्वारा 80 मॉडल आंसर को प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप सभी इच्छुक हों और अभी तक आप लोगों ने पूरा सिलेबस को फिनिश कर लिया है तो अंतिम समय में मॉडल आंसर के रूप में रिवीजन के लिए हमारे 80 मॉडल आंसर को 1200 रुपये में परचेज कर सकते हैं। और अभी जो 10 दिनों का समय है उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉडल आंसर के आधार पर आप आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करिए, उसे देखकर या फिर उसके रिवीजन करके आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो ये हमने 80 मॉडल आंसर को प्रोवाइड कराया है 1200 रुपये में, तो आप इस पर भी आप इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। इसी प्रकार का मॉडल आंसर आपको वहां पर अवेलेबल कराया जाएगा। तो इसी के साथ ये हमारी वीडियो आज फिनिश हुई। मैं काफ़ी शीघ्र ही मैं अगले वीडियो कोई महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं अगले वीडियो को अपलोड करूंगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो भी तैयारी कर रहे हों उनके लिए हमारा यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा लाभदायी साबित हो और सभी तक हमारे वीडियो की पहुंच हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।